दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी में तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज व्यवस्था की बैठक हो रही है, जिसमें विनोद तावड़े, जिनको की व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है, वहीं तरुण चुग, वो भी व्यवस्था के प्रभारी हैं। उनके साथ ही दिल्ली बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता बैठक कर रहे हैं और उसमें 20 तारीख को शाम 4:30 बजे के आसपास जो शपथ ग्रहण होना है और साथ में एक रैली होनी है, उसकी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम तय किया गया है, उसके मुताबिक 10 गेट बनाए जाएंगे, 3 स्टेज बनाए जाएंगे। एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम किया है, उन सभी को रामलीला मैदान में जो शपथ ग्रहण होगा उसका आमंत्रण भेजा जाएगा। 19 तारीख को दिल्ली में जो प्रदेश कार्यालय है बीजेपी का, उसमें विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता यानी कि मुख्यमंत्री चुना जाएगा और उसके बाद 20 तारीख को शपथ ग्रहण शाम 4:30 बजे से रामलीला मैदान में होगा। साथ में एक रैली भी होगी। रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो नया मुख्यमंत्री होगा वो भी संबोधित करेगा और इसे लेकर पार्टी में बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में इलेक्शन हुए 10 दिन का समय बीत गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी सरकार नहीं बना पाई है। इसके लिए आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में 48 विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं जता पा रही है और एक भी विधायक इनमें से ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली का नेतृत्व कर सके, यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर के दिल्ली की जनता के लिए काम कर सके। उन्होंने कहा है कि 10 दिन का वक्त बीत जाने से अभी तक दिल्ली की सरकार जिस तरीके से नहीं बन पाई है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, उससे दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। चूँकि बीजेपी ने कहा था कि 8 तारीख को परिणाम आते के साथ ही 9 तारीख में शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है वो कर लिया जाएगा और 10 तारीख से दिल्ली की जनता के लिए काम शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी 48 विधायकों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के चयन होने में देरी हो रही है। कैमरा पर्सन अनंगपाल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। पहले विधानसभा चुनाव में हार हुई, अब पार्टी टूटने का खतरा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी पर मंडरा रहा है। कुछ दिनों पहले लगातार 3 बार विधायक रह चुके और पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव हारे राजन साल्वी ने कोकण से अपने पद का इस्तीफा दिया और उन्होंने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। अब राजन साल्वी के बाद शिवसेना का कोकण का एकमात्र विधायक भास्कर जाधव, जो फिलहाल उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहा है, अब उसके व्हाट्सएप स्टेटस से ही साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में कोकण में उद्धव ठाकरे और शिवसेना को एक बड़ा झटका लग सकता है। भास्कर जाधव ने कहा है कि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार काम करने का मौका नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर का इस्तेमाल कर उद्धव ठाकरे के एक कर पदाधिकारी और नेताओं को पार्टी में लेने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी में हो रही लगातार टूट से परेशान उद्धव ठाकरे ने कल कोकण विभाग की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद फैसला लिया गया, कोकण में पार्टी की टूट को बचाने के लिए अब संजय राउत को कोकण भेजा जाएगा। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 6000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले 1 जनवरी को ही सरकार ने 5000 करोड़ का कर्ज लिया था, यानी बीते 4 महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000 करोड़ का कर्ज लिया और बीते फाइनेंशियल ईयर में बात की जाए तो 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ले चुकी है। यानी अब तक सरकार के ऊपर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यही वजह है कि लगातार सरकार के कर्ज लेने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होना है और इससे ठीक पहले सरकार 6000 रुपए का कर्ज ले रही, जो कि 3 अलग अलग हिस्सों में लिया जाएगा, जिसका 22 और इसके अलावा 15-23 साल की डिप्यूटेशन के लिए लिया जाएगा। ये कर्ज जो है ये सामान्य प्रक्रिया है और इसका उपयोग मध्य प्रदेश के विकास के लिए लगातार किया जा रहा है और किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। दरअसल कल से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस के नेता आराधना मिश्रा मोना, अपना दल के नेता रामनिवास वर्मा, जनसत्ता दल से विनोद सरोज समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर मंत्रणा की गई। विपक्ष ने महाकुंभ में अव्यवस्था, किसानों की समस्या, गन्ना किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों की बैठक करके सरकार की घेरेबंदी की पूरी रणनीति तैयार की है। साथ ही साथ दूसरे विपक्षी दलों ने भी अलग अलग मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में 19 तारीख को सालाना बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम रिया कुमारी यह बजट पेश करेगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष का बजट सत्र को लेकर किया जा रहा हंगामा सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ऑल पार्टी बैठक बुलाई और इस बैठक में विपक्ष ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि यदि किरोड़ीलाल मीणा से जुड़े मामले पर सरकार विधानसभा में फोन टैपिंग को लेकर सफाई देने के लिए राजी हो जाती है और अध्यक्ष इसे लेकर कोई व्यवस्था देते हैं तो निश्चित तौर पर वह बजट सत्र में सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकार पहले जो किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री ने फोन टैपिंग और जासूसी का अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया था, उस पर सरकार सफाई दे, विधानसभा में जवाब दे। यानी कि 19 तारीख को बजट पेश होगा और सरकार की कोशिश यही रहेगी कि 20 तारीख को किसी तरह विपक्ष को उसके इस सवालों से जुड़े मुद्दे का जवाब दे दिया जाए। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार में इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम का है, जिसमें मंत्री जी खुद बिहार के लोगों से, बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप मुझे चप्पलों का माला पहना दीजिए। साथ ही वो उनका यह भी कहना है कि अगर हमने आपके क्षेत्र में काम किया है तब आप मुझे सम्मानित कीजिए और सिक्कों से तौलिए, लेकिन अगर हमने आज तक आपके क्षेत्र में काम नहीं किया है तब आप, मैं जो लाया हूँ माला, यानी जो चप्पल का माला मैं लाया हूँ, इसे आप मुझे पहना दीजिए। सभी जो लोग सम्मान समारोह में थे, सभी मंत्री जी का यह बयान सुनकर चकित रह गए। हालांकि उसके बाद मंत्री जी को मनाया गया और जो चप्पल का माला खुद मंत्री जी लेके गए थे उसको रखा गया और उसके बाद जो सभी नागरिक वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने मंत्री जी को फूल का माला पहनाया। लेकिन मंत्री जी का यह व्यवहार देखकर वहां सभी लोग जो थे वह काफी आश्चर्यचकित रह गए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी के कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली और उसके लिए संजय निषाद और उनके बेटों को जिम्मेदार ठहराया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और उनके बेटों को जिम्मेदार बताकर पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने खुदकुशी कर ली। पार्टी नेता धर्मात्मा ने फेसबुक अकाउंट से की गई एक पोस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया। मृतक नेता का आरोप है कि उनके बढ़ते हुए कद को देखते हुए संजय निषाद और उनके बेटों ने उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसा दिया। इस घटना पर संजय निषाद का कहना है कि मृतक उनकी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, वो ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची है। उन्होंने मांग की है कि इस पोस्ट की भी जाँच की जाए। इस मामले में डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और संजय निषाद का पुतला भी फूका। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में नियम कानून को ताक पर रखकर लाडली बहन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की अब खैर नहीं। सरकार ऐसी महिलाओं का पता लगाने के लिए अब इनकम टैक्स की मदद लेगी। जिन परिवारों की आय 2.5 लाख से अधिक है उन परिवार की महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी के घर में 4 पहिया वाहन है तो वैसी महिलाओं को भी लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई महिला सरकारी लाभ पहले से ले रही है यानी किसी दूसरी सरकारी योजना में रजिस्टर्ड है तो उसको भी लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपये महीने दिए जाते हैं। इस योजना के तहत दिसंबर में 2,46,00,000 महिलाओं को पैसे दिए गए थे, लेकिन बताया जाता है कि फरवरी 2025 में यह संख्या घटकर 2 करोड़ के आसपास आ गई है, जिसे सरकार स्कूटनी के द्वारा और घटाने वाली है। जो गलत तरीके से लाडली बहन योजना का लाभ ले रही थी या 65 साल से अधिक उम्र की थी।
कैमरा संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरा के जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर भी रखी जा रही है। सभी स्टेशनों पर जीआरपी के साथ साथ सीआरपीएफ को अलर्ट मूड में रहने को कहा गया है। सभी स्टेशनों पर भीड़ के दौरान निरंतर अनाउंसमेंट के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने, लोगों को सावधानी बरतने और शांति बनाए रखने से संबंधित सूचना निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से बिहार सरकार भी अपील कर रही है कि वो अपना यात्रा को 4-5 दिनों के लिए रद्द कर दें। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली में कुंभ जा रहे रेल में जिस तरह से लोगों की भगदड़ मची थी, एक दूसरे के ऊपर में लोग चढ़ गए थे। 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद किस तरह से देखें कि हावड़ा स्टेशन में, आसनसोल में यहाँ पे जो यात्रियों की भीड़ हो रही है, लगातार लोग यहाँ से प्रयागराज कुंभ जा रहे हैं और किस तरह से रेलवे प्रशासन इसकी सचेतता लेते हुए व्यवस्था किया है। यानी जिस तरह से यात्रियों की भीड़ है, लगातार यात्री एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, जल्दी जाने के होड़ में कोई बड़ा हादसा न हो, लगातार इस चीज को यहाँ पे जो रेल प्रशासन है, आरपीएफ के जवान बाकायदा माइकिंग करके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लोगों को आसनसोल में, यानी पहले जो स्टेशन के बाहर लोगों को भीड़ को एकत्रित किया जा रहा है, उसके बाद 1 बाय 1 करके लाइनिंग करके लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि रेल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, आरपीएफ की तरफ से पूरी व्यवस्था किया गया है। यानी हावड़ा से जो भी यात्री यहाँ से कुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा हादसा होने के बाद दोबारा से ऐसा कोई हादसा न हो, रेल प्रशासन इसके लेकर पूरी तत्पर है और यात्रियों को सुरक्षा के लिए लगातार माइकिंग की व्यवस्था भी किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ परोस पांडे, न्यूज़ 24, हावड़ा। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की नींद भूकंप के झटकों के साथ तकरीबन 5:56 के आसपास खुली, क्योंकि उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई और दिल्ली ही इसका केंद्र था, जो कि धौला कुआं के आसपास बताया गया और धरती से 5 किलोमीटर अंदर रहा। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में इससे पहले 1960 में केंद्र बना था, लेकिन जिस तरीके से इस बार भूकंप आया उससे जाहिर तौर पर लोगों को काफ़ी डर लगा, क्योंकि झटका बहुत ज्यादा था और ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप के झटके जो है या तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होते हैं या फिर जो धरती के अंदर चट्टान चटकते हैं जिससे तरंगें निकलती हैं, उससे भूकंप आते हैं। और दिल्ली चूंकि संवेदनशील इलाका है, ऐसे में अगर यहाँ इस तरीके के झटके महसूस अगर ज्यादा देर होते तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए उसमें ये ज़रूर था लोग घबराए, लेकिन किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अमेरिका में गैरकानूनी रूप से रह रहे भारतीयों को लगातार ही अमेरिकन एजेंसियां हिरासत में ले रही हैं और उनको भारत डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इससे पहले 2 जो अमेरिकन फौज के जहाज थे उनको भारत भेजा गया था, खासतौर पर अमृतसर हवाई अड्डे पर, और कल रात भी एक और जो एयरफोर्स का जहाज था 112 जो लोगों को लेके अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा। लेकिन इसके साथ ही प्रदेश और देश की राजनीति पूरी तरह से गरमाने लगी हो, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि मानव अधिकार जो हक हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। यदि बात की जाए तो इनको बेड़ियां डाली गई हैं, इसके साथ साथ हथकड़ियां डाली गई हैं। बेशक कल जो रात जहाज आया है उसमें बच्चों और महिलाओं का खास तौर पर ध्यान भी रखा गया है अमेरिकन अथॉरिटीज़ द्वारा, लेकिन इसके साथ ही जो सिख यात्री हैं, सिख हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है, उनकी पगड़ियां तक उतार दी गई हैं और उनको फेंक दिया गया है, जिसके चलते एसजीपीसी ने भी इनको पगड़ियां देने की जो कवायद है वो भी शुरू की हुई है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। इंडिया गॉट टैलेंट शो पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और समय राणा की मुश्किलें कम नहीं हो रही, किसी भी प्रकार से उन्हें राहत नहीं मिल रही। सोमवार के दिन यानी 17 फरवरी के दिन समय राणा को मुंबई में साइबर सेल के समक्ष पेश होना था, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अपना बयान दर्ज कराना था। समय राणा ने मुंबई पुलिस से दरख्वास्त की थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि उस शो के सिलसिले में अमेरिका में, जिसे मुंबई पुलिस ने खारिज कर दिया, साइबर सेल ने
समय राणा को कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर ही आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा और दूसरी तारीख जो दी है वो है 18 फरवरी की। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग में भी इस मामले की सुनवाई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया, समय राणा और अपूर्व मुखीजा को तलब किया था, लेकिन आयोग के सामने भी अपूर्व मुखीजा और समय राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की गुजारिश की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया और दूसरी तारीख आयोग द्वारा 6 मार्च की दी गई है। बता दें कि विवादित टिप्पणी के बाद देश के अलग अलग शहरों में इन यूट्यूबर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। रणवीर अलाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि सभी मामलों को एकत्रित करके मुंबई स्थानांतरित किया जाए, जो अभी विचाराधीन है। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। भारतीय सेना के जवानों ने संभावित तटीय खतरों और अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सुरक्षा सेना अभ्यास में भाग लिया। सेना तटरक्षक, समुद्री पुलिस सहित कई रक्षा इकाइयों ने इस रणनीतिक अभ्यास में हिस्सा लिया। बेट द्वारका में इस अभ्यास के दौरान होवरक्राफ्ट की तैनाती और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा रणनीतियों जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर जल से लेकर थल तक की तटीय सीमा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए जवानों ने सैन्य अभ्यास भी किया। द्वारका और उसके आसपास के द्वीपों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खासकर हाल ही में हुए अवैध अतिक्रमणों के जवाब में बेट द्वारका में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। बड़े पैमाने पर किए गए इस अभ्यास में 11 अहमदाबाद और 21 जामनगर सेना इकाइयों के साथ साथ भारतीय तटरक्षक और समुद्री पुलिस ने भी भाग लिया था। इस अभ्यास की निगरानी देवभूमि द्वारका के जिला प्रशासन, वन विभाग, गुजरात ऊर्जा के समुद्री बोर्ड NSG द्वारा की गई। इससे पहले भारतीय सेना के सैनिकों ने एक्स विंग्ड रेंडर नामक के युद्धाभ्यास में भी हिस्सा लिया था। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अब हम आपको एक ऐसा ड्रोन दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखा होगा। ये ड्रोन है पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का काल। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए, ये है कामाकाजे हाई स्पीड ड्रोन। इस ड्रोन को खासतौर पर भारतीय सेना की ओर से ही तैयार किया गया है और भारतीय सेना इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है दुश्मन का काम तमाम करने के लिए। आमतौर पर जो ड्रोन आपने देखा है उससे हम दुश्मन पर पैनी नजर रखते हैं या किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया में सेना का साजो सामान पहुंचाना हो तब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं इसमें हम एम्यूनिशन कैरी कर सकते हैं और सबसे अहम एम्यूनिशन को ड्रॉप कर सकते हैं, यानी टारगेट का काम तमाम कर सकते हैं। जो मिशन होगा उस मिशन को पूरा कर सकते हैं। ये मदर ड्रोन है। इसके साथ 2 छोटे ड्रोन आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ पर ये पूरा साजो सामान है इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए। मेन कंट्रोलर, फर्स्ट पर्सन व्यू, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन व्यू जो है वो जवान को दिखाई देगा। इस ड्रोन का मकसद यही है कि दुश्मन द्वारा पाले गए आतंकियों का काम तमाम करना। कैमरामैन RK कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।